हेलो माय कैटलिस्ट फैमिली मेंबर्स, कल हमने पढ़ा था जो आरएस पढ़ा था, अब उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगले लेक्चर में हमने सारा का सारा आरएस पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो कंडीशन क्या है वो सब हमने आगे पढ़ लिया था, जो उसकी कंडीशन थी, मगर फिर से मैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन करवाऊंगा। मगर उससे पहले आरएस नोमेनक्लेचर में एक जो चेयर वाला है वो चेयर वाला आपको 2 पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमने वो जो साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म आती है वो अगले टॉपिक में आएगी, इसलिए आपको चेयर फॉर्म नहीं पता है, इसलिए ये आरएस नहीं आएगा। आपको चेयर फॉर्म जब चलाऊंगा मैं तब मैं ये आरएस भी करवाऊंगा उसके साथ। अब आपको हेडिंग लगाना है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो आपको हेडिंग लगाना है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, जीआई भी बोलते हैं ना, जिसको हम जीआई भी बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले ये हमने टॉपिक पढ़ लिया था, ये जो वाला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया था, मगर फिर भी यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिएगा, हेडिंग लगा दीजिएगा कंडीशन। इसमें 2 कंडीशन है ना। सबसे पहली कंडीशन लिखिएगा आप, हियर मिनिमम 2 स्टीरियो सेंटर शुड बी रिक्वायर्ड। हियर मिनिमम 2 स्टीरियो सेंटर शुड बी रिक्वायर्ड, 2 स्टीरियो सेंटर होने ही चाहिए। चलो उसके बाद सेकंड कंडीशन, 2 सिमिलर वैलेंसी शुड नॉट लाइज ऑन सेम एटम। 2 सिमिलर वैलेंसी शुड नॉट लाइज ऑन सेम एटम। एक ही कार्बन पे 2 सेम वैलेंसी नहीं होनी चाहिए। यह जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सेकंड कंडीशन थी। अब जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें हमें पढ़ना क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है भैया, इसमें किसका असाइनमेंट होता है, किसका नोमेनक्लेचर होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से पहले जो होता है वो सिस ट्रांस का होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इजेड नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद जो पढ़ेंगे साइन एंटी कन्फिगरेशन पढ़ेगी। इसमें सिस ट्रांस पढ़ेंगे, इजेड पढ़ेंगे एंड साइन एंटी कन्फिगरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले चलो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दो सिस ट्रांस कन्फिगरेशन। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है सिस ट्रांस कन्फिगरेशन। इसमें होता क्या है, सिस ट्रांस कन्फिगरेशन में होता क्या है। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, उसमें सेंटेंस लिखिएगा, इफ 2 सिमिलर वैलेंसी, इफ 2 सिमिलर वैलेंसी लाइज सेम साइड, इफ 2 सिमिलर वैलेंसी लाइज same side, then cis configuration, and 2 similar valency lies opposite side, then trans configuration. 2 similar valency lies opposite side, then trans configuration. आपको ये सिस ट्रांस तो ऐसा लगता होगा भाई बहुत इजी होता है, उसमें क्या होता है, ये दोनों सेम साइड है, फिर सिस दोनों ऑपोजिट है ट्रांस। फिर भी एक काम कीजिएगा, देख लीजिएगा, ये जो नेट में क्वेश्चन आता है ना सिस ट्रांस के, वो ये इजेड के, वो डिफिकल्ट नहीं है, मगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो 11-12 में सिर्फ बोलते हो ब्यूटीन का सिस ब्यूटीन या ट्रांस ब्यूटीन, ऐसा नहीं है ये, इसमें बहुत डीप कंसेप्ट भी है। पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है, सिस ट्रांस कैसा है। मैं इजी से स्टार्ट करूंगा और आपको ऊपर तक ले जाऊंगा। चलो देख लीजिएगा, ये सिस और ट्रांस की डेफिनेशन हो गई। अब कंडीशन लिखिएगा, कंडीशन ऑफ सिस ट्रांस कन्फिगरेशन, कंडीशन ऑफ सिस ट्रांस कन्फिगरेशन। वो कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन लिखिएगा, आउट ऑफ 4 वैलेंसी। पहली कंडीशन, आउट ऑफ 4 वैलेंसी एनी 2 वैलेंसी शुड बी सेम, एनी 2 वैलेंसी शुड बी सेम ऑन एडजेसेंट एटम, ऑन एडजेसेंट एटम। इन ब्रैकेट लिख दीजिएगा, नॉट ऑन सेम एटम, नॉट ऑन सेम एटम। एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी सेम नहीं मत लीजिएगा। यदि एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी सेम होगी फिर ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। यहाँ पे जो सिस की बात कर रहे हैं ना, सिस और ट्रांस की बात, ये पास वाले कार्बन पे, कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, पास वाले कार्बन पे 2 वैलेंसी सेम होनी चाहिए, एक ही कार्बन पे नहीं भैया।
चलो अभी ये बात हो गई है कंडीशन की पहली बात। अब बात की, चलो देख लीजिएगा, हमें सीस में पहले सिंपल से स्टार्ट करेगा, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे। चलो सीस की यदि बात करनी है हमें, पहले देख लीजिएगा ये वाला यदि आपको दिया गया है, सबसे ये यूनिवर्सल है ना भैया, सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मान लो H है, ये जो H है और यहाँ पे है CH3। चलो उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे मान लो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे H है। उसके बाद C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे इथाइल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे NMe2 है, मान लो ऐसा कुछ है। इसका हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म करना है। चलो यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मान लो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी H है। चलो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मान लो आइसोप्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे H है। चलो ये सबका आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म करना है। चलो यहाँ पे आपको पहले आपको चेक क्या करना है, डायरेक्ट कभी भी सिस ट्रांस ऐसा मत कीजिएगा, डायरेक्ट कभी भी सिस ट्रांस ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो किसकी बात करनी है भैया, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करनी है। पहले देखना है हमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। चलो सोल्व करते हैं। ये जो कार्बन है उसके ऊपर जो दोनों वैलेंसी है, ये दोनों वैलेंसी आपको दिख रही है वो डिफरेंट है। ये कार्बन पे भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इसलिए ये भी स्टीरियो सेंटर, ये भी स्टीरियो सेंटर। मैं स्टीरियो सेंटर किसको बोलते हैं मैंने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ा दिया था, अगले लेक्चर में आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। आपको पता है ना स्टीरियो सेंटर किसको बोलते हैं। यदि दो वैलेंसी चेंज करने से न्यू कंपाउंड जनरेट हो रहा है, ये जो कार्बन है उसकी दो वैलेंसी यदि हमने चेंज कर दी और उससे न्यू आइसोमर जनरेट हो रहा है, तब उसको स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। ये कार्बन का यदि चेंज किया फिर भी ये सिस से ट्रांस हो जाएगा, ये कार्बन का चेंज किया फिर भी ये सिस से ट्रांस हो जाएगा। इसलिए यदि डबल बॉन्ड में स्टीरियो सेंटर है, यदि डबल बॉन्ड में स्टीरियो सेंटर है, फिर कितना हो गया, दो स्टीरियो सेंटर हो गए। कोई भी डबल बॉन्ड में यदि स्टीरियो सेंटर है फिर कितने हो गए भैया, एक साथ दो स्टीरियो सेंटर हो गए। दूसरी बात, यदि डबल बॉन्ड में स्टीरियो सेंटर एक की बात की जाए, आपको क्रॉस ही मानना है। कार्ब डबल बॉन्ड में कभी भी एक स्टीरियो सेंटर नहीं होता। एक स्टीरियो सेंटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ कायरल सेंटर जब होगा तब ही उसमें पॉसिबल है। चलो अब मैं बात करता हूं। आज ये YouTube में ये वीडियो रहेगा, सो इसलिए आपको कमेंट, आपको क्वेश्चन है कैसे, आपको सिस्टम पता है ना हमारी, आपको उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं बोलता हूं ना, यदि आपको आंसर दे दीजिएगा, आंसर कहाँ पे देना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलो देख लीजिएगा यहाँ पे सिस और ट्रांस कैसे किया जाता है। पहले तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा, यस देगा। यह जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ना, इसमें एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी सेम नहीं है। मगर यह जो पास वाला कार्बन है एडजेसेंट एटम, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है, डबल बॉन्ड की सेम साइड है। या तो हम H की बात करें, CH3 को देखो या तो H को देखो, चारों वैलेंसी में से किसी भी दो वैलेंसी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे है ही, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी पास वाले कार्बन पे होनी चाहिए, एक कार्बन पे नहीं। यदि एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी सेम है फिर वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा ही नहीं। चलो यहाँ पे ये दोनों वैलेंसी सेम साइड, इसलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। चलो इसके बाद यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, पहले तो चेक कर लीजिएगा, एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी डिफरेंट है, एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी डिफरेंट है। यदि एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी डिफरेंट है तब वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। अब ये जो ऑपोजिट साइड है, या तो इसको यदि हमने सिलेक्शन किया ऑपोजिट साइड है, फिर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। चलो इसकी बात करें, यहां पे ये कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, मगर ये कार्बन पे दोनों वैलेंसी सेम है, इसलिए ये जो आइसोमर है ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। ये जो कंपाउंड है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। यदि ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दे रहा है भैया, फिर इसमें सिस ट्रांस की कोई बात ही नहीं हो रही है। मान लो या देख लो, सपोज यहां पे ये जो है इथाइल की जगह पे मान लो मिथाइल दिया गया, आपको इथाइल की जगह पे मान लो मिथाइल दिया गया। फिर आपको ऐसा नहीं बोलना है भैया
ये दोनों पास पास है इसलिए सिस, और ये दोनों ऑपोजिट है इसलिए ट्रांस। एक ही कंपाउंड में सिस और ट्रांस दोनों नहीं आ सकते कभी भी। एक ही कंपाउंड में सिस और ट्रांस कभी भी पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड होता है या तो सिस होता है या तो वो ट्रांस होता है। सिस और ट्रांस दोनों एक साथ कभी भी पॉसिबल नहीं है। चलो उसके बाद बात करें हम, यहां पे आ जाओ। चलो यहां पे ये कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, ये कार्बन पे भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, फिर से ये कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, ये कार्बन पे, इसलिए ये जीआई तो देगा भैया, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा ही देगा, मगर इसका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। आप देख लो, इसका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ 4 वैलेंसी कोई भी 2 वैलेंसी तो सेम होनी ही चाहिए। यहां पे कोई भी 2 वैलेंसी सेम नहीं है, इसलिए इसका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये जो मैंने टिक किया वो क्या किया भैया, ये जीआई देगा, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, मगर इसका सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। चलो इसकी बात करिए यदि, चलो ये जीआई देगा या नहीं देगा पहले देख लो। ये कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, ये कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इसलिए जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। अब हम इथाइल को सिलेक्शन नहीं कर सकते, मगर एच का तो सिलेक्शन कर सकते हैं ना। ये दोनों सेम साइड है, इसलिए क्या हो गया भैया, सिस हो गया। यहां पे देख लीजिए, ये कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, ये कार्बन पे भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इसको हम सिलेक्शन कर सकते हैं, आइसोप्रोपाइल और मिथाइल को नहीं से। ये दोनों ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड है, इसलिए इसका क्या करेगा भैया हम, इसका जो नोमेनक्लेचर देगा हम ट्रांस नोमेनक्लेचर देगा हम। फिर से चलो अब मैं दूसरी बात करो, ये तो हो गया सिस ट्रांस की बात, कॉन्सेप्ट की बात हुई ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल जो दे रहा हूं, आपको एग्जाम्पल सोल्व करना है और मुझे आंसर देना है इसका क्या होगा, ये सिस होगा या ट्रांस होगा। चलो मैं सिंपल स्टेज स्टार्ट कर रहा हूं। चलो आपको पहले ये सोल्व करना है, उसके बाद ये सोल्व करना है। चलो सब के सब डबल बॉन्ड को आपको कौन सा वाला जो है वो सिस रहेगा, कौन सा वाला जो है वो ट्रांस रहेगा, वो सब के सब आपको सोल्व करना है। जो भी सिस है वो सिस सोल्व करना है, ट्रांस होगा वो ट्रांस सोल्व करना है। चलो देख लीजिएगा, यहाँ पे भी मान लो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इसको निकाल दिया, मान लो इसको निकाल दिया मैंने, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। चलो इसमें जितने भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, उस सब को आपको सोल्व करना है। जितने के जितने डबल बॉन्ड है वो सारे के सारे डबल बॉन्ड को आपको सोल्व करनी है। देख लीजिएगा यहाँ पे भी मान लो डबल बॉन्ड है। उसके बाद चलो ये भी एग्जाम्पल आपको एक ही साथ देता हूँ, इसको भी सोल्व कीजिएगा आप। इसमें से कौन सा वाला जो है वो सिस है और कौन सा वाला जो है वो ट्रांस डबल बॉन्ड है। चलो इसको भी सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दे रहा हूँ आपको, इसको सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे भी मान लो डबल बॉन्ड है। चलो ये सब के सब डबल बॉन्ड को आपको सोल्व करना है, कौन सा वाला सिस है और कौन सा वाला ट्रांस है। चलो सोल्व करते हैं। एक काम कीजिएगा, इसका मैं नंबर देता हूँ, इसका मैं नंबर दे रहा हूँ मैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 और ये 5। ये सब के सब का आपको आंसर देना है। दूसरी बात, यहां पे मैं सिंबल भी कर देता हूं, इसमें 3 में ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 4 नंबर में भी ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। इसमें ये बी, ये सी और ये डी है। आपको सबके सब डबल बॉन्ड का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन सा वाला है वो सिस है और कौन सा वाला जो है वो ट्रांस है। सबके सबका आंसर चलो मुझे दे दीजिएगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये अपने पॉज करके आपको सोल्व करना है। अब आपको इसका आंसर सही है गलत किया आपने वो देखना है। चलो इसका आंसर क्या रहेगा भैया, इसका जो आंसर रहेगा वो सिस रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा भैया, इसका आंसर जो रहेगा वो ट्रांस। वो कैसे पता चलता है, अगर किसी को पता नहीं है कैसे निकला, फिर यहाँ पे क्या होता है H और यहाँ पे भी क्या होता है H। यहाँ पे कौन सा होता है मिथाइल, यहाँ पे भी कौन सा होता है मिथाइल। ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, इसलिए सिस। यहाँ पे क्या होता है H, यहाँ पे क्या होता है H। ये H दोनों डिफरेंट साइड है, ऑपोजिट साइड है। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल भी ऑपोजिट है, इसलिए वो हो गया ट्रांस। चलो उसके बाद इसका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, ए का जीआई नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पे दोनों H ही है ना, इसलिए इसका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। चलो यहाँ पे देख लो बी,
ये वाला कौन सा हुआ? ये वाला आपको क्या लग रहा है भैया? जो ये होगा वो ट्रांस डबल बॉन्ड होगा। ये वाला ये सिस डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, दोनों H जो है वो सेम साइड है, इसलिए ये जो होगा वो सिस कन्फिग्रेशन होगा। देख लीजिएगा, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, दोनों सेम साइड है, इसलिए ये होगा सिस। ये वाला यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये दोनों भी H सेम साइड है, इसलिए ये भी होगा सिस। चलो इसकी बात करें, हमें यह सोल्व करना है। ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दे सकता, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों सेम वैलेंसी है। चलो इसकी बात करें, ये कौन सा वाला है भैया? ट्रांस है। ये कौन सा वाला है? ये सिस है। ये कौन सा वाला है? ये यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H, ऑपोजिट साइड है, फिर ये होगा ट्रांस डबल बॉन्ड होगा। आपको मुझे बताना है ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड है ना, कोई एक नेम रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, वो कोई एक नेम रिएक्शन जो ऐसी है उसका वो स्टार्टिंग मटेरियल है। अब मुझे आंसर दे दीजिएगा वो कौन सी नेम रिएक्शन है, उसका ये स्टार्टिंग मटेरियल है दोनों। चलो इसको सोल्व करना है हमें, ये वाले को। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये वाला को सोल्व करना है हमें। देख लीजिएगा, ये ए है ना, ये उसमें यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, इसलिए इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो सिस होगा। ये बी है, ये दोनों तो डिफरेंट साइड है, मगर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, इसकी दोनों साइड सेम है। फिर से मैं बता दूं, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। आप ऐसा मत कीजिएगा ये नहीं देगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों वैलेंसी सेम नहीं है। देख लीजिएगा आप, एक ही कार्बन पे दोनों वैलेंसी, ये भी एक ही कार्बन पे दोनों वैलेंसी सेम नहीं है, और ये तो सेम होनी चाहिए ना, सेम होनी चाहिए, तब तो हम इसको सिस बोल सकते हैं। सेम होनी चाहिए तब तो हम इसको सिस बोल सकते हैं, वरना तो ये सिस कैसे बोल सकते हैं भैया हम। चलो उसके बाद देख लीजिएगा, फिर से मैं बता दूं, ये कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, ये कार्बन पे भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इसलिए ये जी देगा ही देगा। और CH2 यहाँ पे CH2, आगे भी पूरी इस वैलेंसी देखनी, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, वो दोनों साथ में मिलकर एक हो जाती है, मतलब इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो सिस होगा। यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, इसलिए ये भी क्या है भैया? सिस ही है। मगर इसको देख लीजिएगा, ये कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, ये कार्बन पे भी दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, इसलिए GI देगा, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। मगर इसका, ये फिर से मैं बता दूं आपको, इसका GI पॉसिबल है, मगर सिस ट्रांस नॉट पॉसिबल। अरे समझ में आ रहा है ना भैया, इसका सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, ये GI देगा मगर इसका सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस ट्रांस के लिए दोनों वैलेंसी सेम तो होनी चाहिए ना। यहाँ पे CH3, यहाँ पे कहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, ओनली C, यहाँ पे तो कोई है H ही है सिर्फ, यहाँ पे जियोमेट्रिकल देगा मगर उसका सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। सो फिर से मैं आपको बता दूं, यदि मैं देखूंगा भैया कमेंट बॉक्स में कि किसका सब आंसर सही है, अब मुझे सब के सब आंसर सही आंसर चाहिए। चलो इसका और एक मैं आपको EZ के बाद में एक क्वेश्चन देता हूं, इसका दूसरी तरह से ये कैसे पूछा जाता है। चलो अब हम पहले हमने ये सिस ट्रांस तो कंप्लीट कर लिया, अब हमें पढ़ना है वो EZ कन्फिग्रेशन पढ़ना है, कब EZ कन्फिग्रेशन कैसे किया जाता है और EZ का फुल फॉर्म भी क्या होता है सब। चलो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा, सबसे पहले एक काम कीजिएगा, हेडिंग लगा दीजिएगा आप EZ कन्फिग्रेशन, EZ कन्फिग्रेशन। ये जो, चलो एक काम कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ये EZ का फुल फॉर्म क्या होता है और ये EZ का मीनिंग क्या होता है। पहले फुल फॉर्म, उसके बाद उसका मीनिंग, और ये कौन सी कंट्री से ये दोनों वर्ड आए हैं, ये कौन सी कंट्री से ये दोनों वर्ड आए हैं, वो मुझे आपको बताना है। आपको सबसे पहले ये कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, E का फुल फॉर्म, Z का फुल फॉर्म और कौन सी कंट्री से आया है और उसका मीनिंग क्या होता है। चलो वीडियो पॉज करने के बाद ये देखिएगा, E जो होता है, E उसका जो फुल फॉर्म होता है वो एंड जन होता है। इसका जो मीनिंग होता है, एंड जन का मीनिंग ऑपोजिट साइड, इसका मीनिंग जो होता है वो ऑपोजिट साइड होता है। और जो Z होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो ज्यूसामेन मीन्स
सेम साइड होता है, जुसामिन मीन्स सेम साइड होता है। फिर से ये दोनों जर्मन वर्ड है भैया, ये जुसामन मतलब वो तो साइलेंट होता है ना, सुनामी आती है उसमें टी साइलेंट होता है, चूके भी रिएक्शन उसमें टी साइलेंट होता है, चीची बेबी उसमें टी साइलेंट होता है, तो सुनामी ऐसे तो नहीं बोलते हम। जेड का मीनिंग होता है जुसामिन, जुसामिन मतलब टूगेदर, टूगेदर मतलब सेम साइड, ई मतलब ऑपोजिट साइड, एंटीजन उसका जो फुल फॉर्म है। अब कब हमें एंटीजन करना है, कब हम जुसामिन मतलब कब हमें कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ई देना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कब हमें जेड देना है, उससे हम पहले चलो दूसरी बात और मुझे एक आंसर दे दीजिएगा। ये इजेड है ना, इजेड, ये जो इजेड है उसमें एंड सिस ट्रांस में कौन सा रिलेशनशिप होता है? जेड होता है तब कौन सा होता है? सिस ट्रांस होता है, ई होता है तब कौन सा होता है? सिस होता है या ट्रांस होता है? उसका मुझे आंसर चाहिए। सिस ट्रांस एंड इजेड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलो मैं पहले एक काम, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको वो सिर्फ देखना है। एक काम कीजिएगा, पहले एक सेंटेंस लिखिएगा, ये ई कब करना है, जेड कब करना है, उसमें पहले सेंटेंस लिखिएगा। इफ टू हायर और टू लोअर प्रायोरिटी, इफ टू हायर और टू लोअर, TWO कीजिएगा, टू लोअर प्रायोरिटी लाइज सेम साइड, देन Z configuration and to lower priority or to higher priority lies opposite side, then E configuration। अब ये टू लोअर प्रायोरिटी है और टू हायर प्रायोरिटी है, उसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। टू हायर है, टू लोअर है, उसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको वो बताऊंगा। चलो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, यहाँ पे पहले देख लीजिएगा। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के इजेड करना है एज वेल एज सिस ट्रांस भी करना है, इजेड एज वेल एज सिस ट्रांस। इजेड कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, इजेड एस की कैसे निकाली जाती है, मगर थोड़ी देर के लिए आप ठहर जाएगा, इसका मैं आपको इजेड नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो देख लीजिएगा, यहाँ पे मान लो CH3 है और यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे इथाइल। दूसरा यहाँ पे मान लो CH3 है, H यहाँ पे है इथाइल और यहाँ पे CH3, यहाँ पे मान लो है CH3, यहाँ पे है OMe, यहाँ पे NH2, यहाँ पे मान लो H। चलो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर के हमें इजेड नोमेनक्लेचर करना है। कैसे करेगा मैं देख लीजिएगा। हमें यहाँ पे प्रायोरिटी रूल्स देना है, हमें यहाँ पे प्रायोरिटी रूल्स देना है। कैसे प्रायोरिटी देनी है? जैसे हमने RS में पढ़ा था ना भैया, RS में आपको पता है वो जो हम नंबरिंग देते थे 1 2 3 4, ये CIP रूल्स जिसको बोला जाता है, प्रायोरिटी रूल्स या तो सीक्वेंस रूल्स, हमने आगे RS में पढ़ लिया है ये सब। जैसे RS में दिया जाता है वैसे ही इसमें दिया जाता है। कैसे देख लीजिएगा। ये कार्बन है, इसकी दो वैलेंसी है भैया, एक जो जुड़ा हुआ है कार्बन, दूसरा जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन में से सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी आएगी? ये कार्बन की आएगी, दूसरी प्रायोरिटी इसकी आएगी। ये कार्बन है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन की पहली प्रायोरिटी आएगी, दूसरी इसकी आएगी। इसमें भी देख लीजिए, ये कार्बन है उसके साथ कार्बन है उसकी पहली, इसकी दूसरी, ये कार्बन है उसके साथ पहली, इसकी दूसरी। यदि आपको RS का जो CIP रूल्स पता है तब इसमें इजी रहेगा आपके लिए। और इसमें ये कहाँ पे ये आपको बड़ा कंसेप्ट दिख रहा है? छोटा कॉन्सेप्ट है भैया। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये मिथाइल है, फिर ये भी मिथाइल है। ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही नहीं देगा, ये GI नहीं। और जो कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देता है उसका इजेड करने की कोई बात ही नहीं रहती। इजेड किसका किया जाता है? जो कंपाउंड है वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देता है उसका इजेड किया जाता है। चलो देख लीजिएगा, इसमें ये कार्बन है, उसके पास जो कार्बन है वहां पे 1 दिया जाता है, यहाँ पे 2। यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम ही है, इसलिए इसके आगे देखना है। इसके आगे कार्बन होता है ना इथाइल में, मगर इसके आगे कुछ नहीं है। हाइड्रोजन कैलकुलेट नहीं करना, हाइड्रोजन तो उसके पास भी होता है, इसलिए इसको 1 नंबर दिया जाएगा, इसको 2 नंबर। इसमें इसको 1, इसको 2, इसमें इसको 1, इसको 2, इसमें 1, इसको 2, यहाँ पे ऑक्सीजन को 1, यहाँ पे 2।
ये 1 to 1 2 के लिए आपको CAP रूल्स पता होना चाहिए। चलो देख लीजिएगा, अब हमें इसको सोल्व करना है। इफ टू हायर प्रायोरिटी लाइज सेम साइड, देन इसका Z रहेगा, या तो टू लोअर प्रायोरिटी भी आप देख सकते हो, यह भी सेम साइड भी रहेगी, वो सेम साइड, इसलिए इसका Z आएगा। इफ टू हायर प्रायोरिटी लाइज ऑपोजिट साइड, इफ टू हायर प्रायोरिटी लाइज ऑपोजिट साइड, देन इसका E कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। यहां पे तो कोई EZ की बात ही नहीं है। चलो, इफ टू हायर प्रायोरिटी लाइज सेम साइड, देन ये क्या रहेगा भैया, सेम साइड है तब Z रहेगा, ये ऑपोजिट साइड है तब इसका क्या रहेगा भैया, E रहेगा। चलो, ये सेम साइड है इसलिए इसका क्या रहेगा भैया, इसका Z रहेगा। अब हमें सिस ट्रांस करनी है। चलो, अब हमें सिस ट्रांस करनी है। इसकी सिस ट्रांस कैसे निकाली जाती है देख लीजिएगा पहले। चलो, आपको क्या लग रहा है, ये सिस है ट्रांस है, आपको दिखाई दे रहा है ये सिस ही है। चलो, ये पहला वाला जो है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन ही है। चलो, ये हो गया सिस। ये कौन सा दिख रहा है आपको, ये ट्रांस। फिर आपने आंसर दिया होगा ना, सिस Z होता है तब सिस और E होता है तब ट्रांस, मगर आगे देख लीजिएगा, इसका सिस होगा या ट्रांस होगा। ये मिथल मिथल ऑपोजिट है इसलिए इसका क्या होगा, ऑपोजिट है इसलिए ट्रांस। ये सेम साइड है इसलिए इसका क्या होगा, सिस। और इसमें तो सिस ट्रांस की बात ही नहीं होती, क्योंकि दो वैलेंसी सेम, चारों वैलेंसी में से किसी दो वैलेंसी तो, कोई भी दो वैलेंसी तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पे एक भी वैलेंसी सेम नहीं है। अब देख लीजिएगा, अब हम कंपैरिजन करते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे Z है तब सिस है, और यहाँ पे Z है तब ट्रांस है। यहाँ पे E है तब ट्रांस है, यहाँ पे E है तब सिस है। इसका मीनिंग ऐसा हुआ, Z जब होता है तब सिस भी आ सकता है, ट्रांस भी आ सकता है। E होता है तब ट्रांस भी आ सकता है, सिस भी आ सकता है। एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, there is no relationship in between cis trans EZ and sin anti configuration. There is no relationship in between cis trans EZ and sin anti configuration. उसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। E जब होता है तब सिस भी आ सकता है, ट्रांस भी आ सकता है। Z होता है तब सिस भी आ सकता है, ट्रांस भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कब हमें Z करनी है। दूसरी बात, जिसका सिस ट्रांस हो सकता है, जिसका सिस ट्रांस हो सकता है, वो सब का EZ हो सकता है। जिस कंपाउंड का सिस ट्रांस हो सकता है उसका EZ नोमेनक्लेचर हो सकता है। मगर EZ जब हो सकता है, EZ जब नोमेनक्लेचर हम देते हैं तब उसका सिस ट्रांस पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें आपने सिस ट्रांस किया, उसका EZ भी किया, मगर इसमें जो EZ दे सकते हो आप, मगर इसका सिस ट्रांस नहीं हो सकता। इसलिए ये EZ है ना, वो सिस ट्रांस का एक्सटेंशन है। जिसका सिस ट्रांस नहीं हो सकता इसका EZ हो सकता है, मगर कंडीशन वो रहती है, वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देना चाहिए। यदि ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देता है, फिर इसका सिस ट्रांस या तो EZ या तो साइन एंटी किसी की बात नहीं हो सकती। इसका GI पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका सिस ट्रांस की भी बात नहीं करनी है, इसकी EZ की भी बात नहीं करनी है, और इसका साइन एंटी भी कन्फिगरेशन नहीं निकाला जाता। चलो, अब दूसरी बात, मैं थोड़ा क्वेश्चन देता हूं आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन का आपको EZ नोमेनक्लेचर, सिस ट्रांस होता है तो सिस ट्रांस भी निकालना है, EZ यदि पॉसिबल है तो फिर EZ भी निकालना है। चलो, सिस ट्रांस एज वेल एज EZ, वो सारे के सारे आपको आंसर निकालना है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं सबके सबका, आगे भी मैंने यही दिया था ना, सब वही दे रहा हूं, मगर कोई कंपाउंड चेंज आएगा इसमें। चलो, पहले मुझे EZ सिस ट्रांस वो कर दीजिएगा इसका, किसका EZ पॉसिबल है और किसका सिस ट्रांस पॉसिबल है। चलो, सारे के सारे कंपाउंड का आंसर निकाल दीजिएगा। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे मान लो डबल बॉन्ड CH3, यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया मैंने, मान लो यहां पे भी डबल बॉन्ड दे दिया, यहां पे भी चलो डबल बॉन्ड है। चलो, ये सब के EZ और सिस ट्रांस आपको निकालना है। जिसका सिस ट्रांस पॉसिबल है उसका सिस ट्रांस, जिसका EZ पॉसिबल है उसका EZ आपको निकालना है।
चलो मैं इसकी बात करता हूँ, सबसे पहले इसकी बात करता हूँ। ये आपको पता ही है, ये कौन सा वाला है भैया, सीस होता है ये सीस कॉन्फ़िगरेशन होता है, देख लीजिएगा। ये जो होता है सीस, ये जो होता है वो ट्रांस है। एक काम कीजिएगा, मैं आपको नंबर दे रहा हूं मैं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4, ये 5। इसमें ये ए, ये बी, ये सी, डी, ए बी सी डी ई। इसमें ये 5th में ए बी सी डी। ये सबके मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, पहले मुझे सबके आंसर दे दीजिएगा। ये जो सारे कंपाउंड है उसके आंसर क्या रहेगा, ये जो सारे कंपाउंड है उसके आंसर कौन से रहेंगे वो मुझे दीजिएगा आंसर। चलो थोड़ी देर के लिए आप इसको स्टॉप कर दीजिएगा और सारे के सारे कंपाउंड का मुझे आंसर दे दीजिएगा। चलो सॉल्व कर लिया आपने। सॉल्व करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। यदि सॉल्व नहीं किया है फिर एक बुक और पेन हाथ में रखिएगा, नोट्स लिख तो आप रही होगे भैया। चलो क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। चलो ये सारे कंपाउंड को हम सॉल्व करते हैं, सारे कंपाउंड को हम सॉल्व करते हैं। किसका हमें इजेड करना है, किसका हमें सिस ट्रांस करना है, वो हम पहले डिसाइड कर ले। ये ब्लैक तो सब में मैच हो रहा है। चलो सबसे पहले हम इसका इजेड होता है या सिस ट्रांस होता है वो आंसर निकाल लीजिएगा। चलो इसका सिस, इसका ट्रांस। अब इसका क्या होगा, क्रॉस, कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। इसका क्या होगा, ट्रांस। इसका क्या होगा, सिस। इसका क्या होगा, सिस। या सिस ट्रांस हो गया भैया। इसका पॉसिबल ही नहीं है। इसका ट्रांस, इसका इजेड पॉसिबल है, इसका जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल है, मगर सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। सी का सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है भैया। इसका सिस, इसका ट्रांस। यहां पे जो है वो सिस होगा या ट्रांस। यहां पे जो हाइड्रोजन है ना उससे निकाला जाता है, ये होगा या सिस होगा। यहां पे सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है मगर इजेड पॉसिबल है। इसका सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है मगर इजेड पॉसिबल है। इसका सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है मगर इजेड पॉसिबल है। फिर से मैं बता दूं, ये सब ये फिर से देख लीजिएगा। अब हमें इजेड करना है। इसका तो कोई इजेड पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले इसके स्टार्ट करें। यहां पे दोनों प्रायोरिटी सेम साइड होगी, इसलिए जेड कैसे निकाला जाता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये रफ करके एक एक एटम छोड़ के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलो इसका होगा जेड। इसका क्या लग रहा है आपको, इसका होगा वो ई होगा। चलो इसका क्या पॉसिबल ही नहीं है। इसका जो होगा वो ई कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका जो होगा वो जेड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी जो होगा वो जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी एक भी टॉपिक ऐसा है समझ में नहीं आ रहा है, फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आपके पास है ही, सबके पास, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा जिस जिसको समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो इसका क्या होगा भैया, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा ई होगा। फिर से इसका जो होगा वो ई नोमेनक्लेचर होगा। इसकी बात करिए, यदि यहां पे हाइड्रोजन होता है ना, इसलिए ये दोनों में मैं आपको समझा रहा हूं, मगर आपको तो ये सोल्व करना है। आपको रफ पेज में लिख के 1 to 1 ऐसे देकर सोल्व करना है। चलो इसकी बात करिए, यदि यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, इस साइड यहां पे 2 आएगा, इसलिए 1 प्रायोरिटी इसकी। अब ये दोनों की बात करिए, यहां पे सेम इसलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी सेम इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां पे सिर्फ CH2 है और यहाँ पे CH, मतलब इसके साथ 2 कार्बन है, इसलिए इसका नंबर आएगा 1 आएगा, इसका 2 आएगा और लास्ट आंसर जो इसका रहेगा E आएगा। मैं कैसे आ रहा है मैं फिर से बता दूं आपको, इसका CI पीरियड आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैंने RS में करवाया था वो, और एक एक रफ पेज में एक एक एटम आगे बढ़ के आपको चेक करना है। फिर से मैं बता दूं, इसको हमने कैसे चेक किया, इसका हमें कैसे चेक किया।
ये कार्बन है, उसके साथ यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन, ये दोनों सेम ही है, सेम है इसलिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे भी है कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये दोनों सेम है इसलिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे है और यहाँ पे, ये दोनों सेम नहीं है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ, इसके साथ 2 कार्बन जुड़ा हुआ, इसलिए 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर आएगा। 1 1 ऑपोजिट है इसलिए इसका आंसर ई रहेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है इसको। इसका जो आंसर रहेगा वो जेड आंसर रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो ई आंसर रहेगा भैया। चलो ये सब सॉल्व हो गए, किसको ई दिया किसको जेड दिया। चलो इसका जो आंसर रहेगा वो जेड आंसर रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा, ये दोनों में से प्रायोरिटी फर्स्ट इसकी आएगी और ये दोनों में से प्रायोरिटी इसकी फर्स्ट आएगी, इसलिए इसका जो होगा वो ई होगा। कैसे होगा फिर मैं बोलता हूँ, CAP देख लीजिएगा। चलो इसकी बात करें, यहाँ पे 1 है, ये कार्बन के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, मगर इसका 1 आएगा और इसका 1 आएगा, इसलिए इसका जो आंसर ई आएगा। इसकी यदि बात करिए, दोनों सेम है। फिर यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये जो कार्बन है इसके साथ भी 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। सो आप इसमें डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा आंसर आएगा। चलो इसका ई या जेड कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे तो 1 होता है भैया और ये हाइड्रोजन है, ये 2 नंबर होता। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये कार्बन है इसके साथ ये और ये दोनों जुड़े हुए हैं, उसके बाद ये और ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसके साथ कितने कार्बन है, इसके साथ यहां पे 2, यहां पे 1, 3 कार्बन हुआ है। इसके साथ यहां पे 2 और यहां पे 1, 3 कार्बन हुआ है। फिर हमें आगे बढ़ना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो यहां तो इसका यहां पे आगे बढ़ना है, इसका यहां पे आगे बढ़ना है, दोनों का सेम हो जाएगा, इसलिए हमें ये दोनों में इसमें इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाना है। चलो इसकी ये कंपैरिजन में ये वाला और ये वाला है, ये दोनों की कंपैरिजन करें। इसके साथ 1 ही कार्बन, इसके साथ 2 कार्बन है, इसलिए इसमें ये 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर आएगा और लास्ट आंसर जो आ रहेगा वो ई। इसको समझने लिए कि आपके लिए पास थोड़ी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, वरना ये नहीं आएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड इतना इसलिए मैं दे रहा हूं कि आपके पास थोड़ी जो है वो कंसंट्रेशन पावर, उसका यूज करना ही पड़ेगा। कंसंट्रेशन पावर यूज करोगे तब जाके ये आपको समझ में आएगा, वरना ये एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना पूछता है। एग्जाम में तो सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड आ रहे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, उसमें तो सिर्फ ये देख के ही पता चल जाता है सीस हो रही है ट्रांस है। और ये मैं डिटेल में इसलिए, मैं पूरा का पूरा डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आरएस में बहुत बड़ा डिटेल में मैंने समझाया है, इसलिए इसको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। जो भी आरएस जिस को पता है वो अच्छी तरह से ये कर लेगा, जिस को आरएस पता है वो अच्छी तरह से ये कर लेगा, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। चलो इसके बाद ये तो हो गया इजेड। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देख लीजिएगा। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन लिखिएगा, एग्जाम क्वेश्चन। यहां पे मान लो ऐसा कोई है, चलो ऐसा कुछ हो गया, आपको मुझे आंसर देना है कौन सा वाला जो है वो सही आंसर है। 2E, यहां पे 1 2 3 4 5 6E ऑक्टाडाइन, 2E 6E ऑक्टाडाइन। दूसरा ऑप्शन 6Z ऑक्टाडाइन। चलो सी ऑप्शन 2Z 6Z ऑक्टाडाइन। उसके बाद 2E, सॉरी दोनों ई ही लिखना है हमें, दोनों ई ही लिखना है। 2E 6E ऑक्टाडाइन। चलो अब इसका आंसर आपको निकालना है, इसका आंसर क्या पॉसिबल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको 2 बार लिखनी है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आपको 2 बार लिखनी है। इसमें नंबरिंग कहां से दे सकते हैं वो हमें देखना है। इसमें यदि हमें नंबरिंग देना है, फिर इसमें नंबरिंग देना है, कहां से देना है मैं देख लीजिएगा। चलो नंबरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जो मैं नंबर देता हूं, मान लो यहां पे है 1 नंबर, यहां पे 2 नंबर, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7 और यहां पे 8। मान लो इस साइड से दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ऐसे नंबर दे दिया हमने। यहां से नंबर यदि हमने स्टार्ट किया, फिर सेकंड नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड, यहां से नंबर स्टार्ट किया फिर सेकंड नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड। चलो दोनों तरफ से सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है,
दोनों साइड से सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मगर ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं भाई यार, दोनों साइड सेम हो गए। यहाँ पे इजेड किया गया है, यहाँ पे इजेड पूछा गया आपको। अब आपको ये बताना है इसका इजेड जो नोमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका जो होता है वो जेड होता है, इसका क्या होता है भैया, इसका जो होता है वो ई होता है। चलो इसका क्या होगा, इसका जो होगा वो जेड नोमेनक्लेचर होगा, इसका हो, दोनों एक ही है ना, इसलिए नो इजेड तो एक ही होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा किस साइड से नंबरिंग देनी है। यदि इस साइड से जाओगे तो पहले जेड आएगा, उसके बाद ई आएगा। इस साइड से जाओगे तो पहले ई आएगा, उसके बाद जेड आएगा। और आईयूपैक के आपको नोमेनक्लेचर तो पता ही है भैया, यदि नंबरिंग दोनों साइड से सेम आ रही है फिर हमें देखना क्या है, यदि नंबरिंग दोनों साइड से सेम आ रही है फिर हमें अल्फाबेट देखना है। एलिफेंट का ई और जेब्रा के जेड में से एलिफेंट आगे आता है, एबीसीडी में ई आ गया था, पता है ना आपको, ई पहले आता है, इसलिए ये दोनों में कौन सी प्रायोरिटी सही रहेगी, ये दोनों में ये जो ई है वो 2 नंबर पे आ रहा है, कम नंबर पे आ रहा है, इसलिए ई वाला सही है। यदि इस तरह से दे दिया ये 2 नंबर पे, जेड कम नंबर पे नहीं आ रहा है, ये गलत हो जाएगा भैया। ये वाला जो है वो सही है, ये वाला जो है वो गलत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसका यदि ऐसे आंसर दिया गया आपको, फिर इसका सही आंसर क्या है, फिर इसका सही आंसर क्या लग रहा है भैया आपको, इसका सही आंसर 2 जो है उस पे ई आएगा, 6 है उस पे जेड आएगा। इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बता ही दिया है, इसका जो सॉल्यूशन है वो यहां पे दे रखा मैंने, देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है और उसका ये सॉल्यूशन। सेकंड नंबर पे जेड नहीं पॉसिबल है, सेकंड नंबर पे आपको ई को देना है और 6 नंबर को आपको जेड देना है। सो ये इसका जो आंसर रहेगा वो 2e 6z। इसका आंसर क्या रहेगा भैया, 2e 6z, इसलिए ये 2 नंबर वाला रहेगा 2e 6z ऑक्टाडाइन, ये जो है वो सही आंसर होगा। चलो उसके बाद यदि मान लो आपको एग्जाम में ऐसा नंबर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले, और उसका आपको क्वेश्चन भी लिखना है और उसके ऑप्शन भी लिखने हैं, उसके बाद आपको यह सॉल्व करना है। चलो देख लीजिएगा, यदि आपको एग्जाम में कुछ ऐसा दिया जाता है, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। मान लो यहाँ पे है 2e 1 2 3 4 5, 2e 5z, कितने नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसको ऑक्टाडाइन बोलेगा भैया, इसलिए इसको ऑक्टाडाइन बोलेगा। उसके बाद चलो 2z 5e ऑक्टाडाइन, उसके बाद सी ऑप्शन, मान लो उस तरफ से दिया जाता है, फिर 3e और यहां पे क्या, यहां पे 3 4 5 6z ऑक्टाडाइन, चलो ऐसा कोई नंबर है। उसके बाद 3z 6e ऑक्टाडाइन, ऐसा कुछ दिया जाता है। चलो इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका भी हमें सॉल्यूशन मान लीजिएगा, ये 2 बार लिखना है हमें, यह जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हमें करना है, 2 बार ये क्वेश्चन लिखेगा हम, उसके बाद इसका सही आंसर निकाला गया, कहां से सही आंसर आया, किस साइड से नंबरिंग दोगे तब इसका आंसर सही रहेगा। चलो इसमें नंबरिंग देनी है यदि हमें, यदि इस साइड से नंबरिंग दी आपने 4 5 6 7 और 8, ये वाला जो है ये जो है 5 नंबर रहेगा, यहां पे देख लीजिएगा पहले। चलो ये कौन सा रहेगा भैया, ये 5 रहेगा। यदि इस साइड से दे दिया 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे जो है वो 5 है। इस साइड से नंबर दे रहे हो, इसमें सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये थर्ड नंबर वाला नहीं चलेगा भैया, ये सेकंड नंबर वाला चलेगा। और इसका इजेड करोगे, इसका जेड आएगा, इसका जो आएगा वो ई आएगा, इसका जो है वो ई है और इसका जो है वो जेड है। मगर यहाँ पे अल्फाबेट हमें ऐसा नहीं करना है, ई ग्रेटर देन जेड, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ई ग्रेटर देन जेड? क्योंकि यहाँ पे
ये जो 1 से ये 2 नंबर पे Z आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी सेम नहीं है। यदि प्रायोरिटी सेम है तब हमें ये अल्फाबेट देखनी है, मगर यहाँ पे प्रायोरिटी सेम नहीं है, इसलिए हमें ये अल्फाबेट देखनी नहीं है। इसलिए इसका सही जो आंसर रहेगा वो 2Z, यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है क्या भैया 2Z है ना, 2Z 5E, ये वाला जो है वो सही आंसर रहेगा। सो आपको देखना है इसमें से कौन से ऑप्शन में, चलो देख लीजिएगा इसमें कौन से ऑप्शन में आपको 2Z 5E दिया गया है, फिर यहाँ पे इसमें दिया गया 2Z 5E, इसका सही आंसर रहेगा 2Z 5E ऑक्टाडाइन। ये जो था वो EZ नोमेनक्लेचर था। आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है EZ नोमेनक्लेचर। दूसरी बात बता दूं, हम नेट के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, नेट के क्वेश्चन की सीट भी दूंगा आपको, उसमें RS एज वेल एज EZ दोनों साथ में दिया गया है। एक ही कंपाउंड में उसका RS भी करना है और उसका EZ भी करना है, वैसे दिया जाता है उसमें। चलो ये हो गया EZ। अब हमें जो पढ़ना है वो RS साइन एंटी पढ़ना है ना, साइन एंटी भी बाकी है हमारा कंसेप्ट। चलो हेडिंग लगा दीजिए, इसके बाद साइन एंटी कन्फिगरेशन, हेडिंग लगाएगा साइन एंटी कन्फिगरेशन, हेडिंग लगा दीजिएगा साइन एंटी कन्फिगरेशन। फिर से मैं बता दूं, ये EZ, सिस्टर्स एंड साइन एंट्री, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, सबके सब अपने पर्सनल कंसेप्ट है। साइन कब कहा जाता है, एंटी कब कहा जाता है, उससे पहले ये नोमेनक्लेचर जो किया किस में जाता है, ये साइन एंटी वाला जो कन्फिगरेशन है वो किस में किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये एजा कंपाउंड में किया जाता है, उसके बाद ऑक्साइम में भी किया जाता है, और ऑक्साइम की बात करें यदि, चलो देख लीजिएगा, ये सिस ट्रांस के बाद हम जो साइन एंटी पढ़ रहे हैं वो एजा एज वेल एज ऑक्साइम में किया जाता है, एजा एज वेल एज ऑक्साइम में। मगर ऑक्साइम में भी 2 पार्ट है ना, एक जो रहेगा वो आल्डोक्साइम रहेगा, एक जो रहेगा वो अल्डोक्साइम, और दूसरा जो रहेगा वो कीटोक्साइम रहेगा। पहला जो रहेगा वो अल्डोक्साइम, दूसरा रहेगा वो कीटोक्साइम। ये X है भैया, ये जो है यहां पे X है। चलो एजा कंपाउंड की बात करते हैं हम। एजा कंपाउंड में आपको पता ही है N डबल बॉन्ड N होता है, N डबल बॉन्ड N होता है। यदि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिया गया, ऐसे ही दे गया भाई आपको, यहां पे लोन पेयर एग्जाम में आपको नहीं देते हैं, वो आपको ड्रॉ करनी पड़ती है। दूसरी बात, ये एजा कंपाउंड ऐसा भी पॉसिबल है, एजा कंपाउंड ऐसा भी होता है, उसमें हमें कैसे साइन निकालना है, कैसे एंटी निकालना है। चलो मैं आपको बता दूं, यदि दोनों लोन पेयर सेम साइड है फिर इसका साइन कन्फिगरेशन देना है, यदि दोनों लोन पेयर ऑपोजिट साइड है फिर इसका एंटी कन्फिगरेशन देना है। इसको सीन मत बोलिएगा, सीन का मीनिंग क्या होता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं देखता हूं किस किस को जीओसी याद है। इसको साइन बोलता है, यदि दोनों लोन पेयर सेम साइड है फिर इसका साइन कन्फिगरेशन होगा, यदि दोनों लोन पेयर ऑपोजिट साइड है फिर इसका एंटी कन्फिगरेशन होगा। चलो ये अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम में क्या होता है, ये अल्डोक्साइम क्या है, कीटोक्साइम क्या है, वो भी मैंने आपको जीओसी में बता दिया था। अगर चलो उसमें आपको पता नहीं है, फिर मैं अल्डोक्साइम किसको कहते हैं, कीटोक्साइम किसको कहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देख लीजिएगा पहला, अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम ये है क्या, ये ऑक्साइम, उसमें अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम है क्या, देख लीजिएगा पहले। ये तो आपको पता ही है भैया, ये इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। इसकी यदि रिएक्शन मैंने करवा दी NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, और ये आपको पता ही है ये एक्चुअल में रिवर्सिबल होती है। इसका हाइड्रोजन, इसका H2 और इसका ऑक्सीजन वाटर रिमूव होके ये ऑक्साइम हो जाती है। ये एल्डिहाइड में से बनी है इसलिए इसको अल्डोक्साइम बोलते हैं, एल्डिहाइड में से बनी से इसलिए इसको अल्डोक्साइम बोलते हैं। चलो मैं अब बात करता हूं कीटोन की। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं।
इसका रिएक्शन मैंने यदि करवा दिया हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ, ये भी रिवर्सिबल होती है। एसिडिक मीडिया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया में दिखे, इसका H2 और इसका ऑक्सीजन क्या निकलेगा भैया, H2O, इसका ऑक्सीजन और इसका H2। फिर ऐसा होगा ऑक्साइम R डैश, ये हो गया कीटोन में से बना है इसलिए इसको बोलेंगे हम कीटोक्साइम। आल्डिहाइड में से बन रहा है इसलिए आल्डोक्साइम, कीटोन में से बन रहा है इसलिए इसको कीटोक्साइम बोलेंगे। अब दूसरी बात, चलो ये आल्डोक्साइम और कीटोक्साइम है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, आल्डोक्साइम और कीटोक्साइम का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है देख लीजिएगा। फिर से मैं ऑक्साइम में आल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम, इसका जो है कैसे किया जाता है देख लीजिएगा। C डबल बॉन्ड N, यहां पे है OH, यहां पे R, एनी R, यहां पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यदि हाइड्रोजन हो गया फिर ये कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम हो जाएगी, दोनों वैलेंसी सेम हो जाएगी, फिर वो जियोमेट्रिकल देगा ही नहीं। इसमें भी आपको पता ही नहीं है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसको देना ही पड़ेगा। यदि ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे रहा है तब जाके इसका साइन एंटी कन्फिगरेशन हम कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। चलो देख लीजिएगा, इसमें एक जो है वो OH है और इसमें H है। यहां पे क्या होता है भैया, लोन पेयर होता है, मगर हमें लोन पेयर ड्रॉ करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। यहां पे लोन पेयर को देखना ही नहीं है। यहां पे मान लो एमी वाला कोई कंपाउंड है, यहां पे भी मान लो कोई भी XYZ कोई भी ले लो, ये अल्डिहाइड होना चाहिए, H नहीं होना चाहिए। अब इसका साइन एंटी कैसे किया जाता है देख लीजिएगा। ये OH और H का सिलेक्शन की बात है, ये H और OH के सिलेक्शन की बात है। मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं इसलिए आपको अच्छी तरह से पता, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलो देख लीजिएगा, यदि H एंड OH ऑपोजिट साइड है तब इसको एंटी कन्फिगरेशन दिया जाता है, और H एंड OH सेम साइड है तब इसको साइन कन्फिगरेशन दिया जाता है। आल्डोक्साइम का साइन एंटी करना बहुत इजी रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको H एंड OH को ही देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें H एंड OH को ही देखना है। यदि H एंड OH सेम साइड है, फिर से बता दूं आपको, यदि H एंड OH सेम साइड है आल्डोक्साइम में, H एंड OH सेम साइड, तब इसको क्या करेंगे भैया, तब इसको हम साइन कन्फिगरेशन देंगे। दूसरी बात, यदि H एंड OH ऑपोजिट साइड है, यदि H एंड OH ऑपोजिट साइड है तब इसको हम एंटी कन्फिगरेशन देंगे। सिर्फ इस और सिर्फ इसमें हमें H और OH को ही देखना है हमें। चलो दूसरी बात, अब बात करें हम, ये तो आल्डोक्साइम हो गया, अब हमें बात करनी जो है वो कीटोक्साइम की बात करनी है। देख लीजिएगा कीटोक्साइम में क्या होता है। कीटोक्साइम में कैसे साइन एंटी किया जाता है। मान लो यहां पे एक जो है मिथाइल ग्रुप है और यह एक जो है वो फिनाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है एक फिनाइल ग्रुप है, ऐसा कुछ है मान लो। ये कीटोक्साइम एक ही ऐसा कंपाउंड है, उसमें एक ही कंपाउंड में साइन एंटी दोनों दिया जाता है। इसमें पोजीशन देखी जाती है, इसमें पोजीशन देखी जाती है। यहां पे जो मिथाइल ग्रुप है एंड OH ग्रुप दोनों सेम साइड है, OH एंड मिथाइल दोनों सेम साइड है, इसलिए ये OH एंड H को साइन यहां पे ऐसा बोला जाता है, मिथाइल ग्रुप है वो साइन मैनर में है। और दूसरी बात, यहां पे फिनाइल एंड OH ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड, इसलिए इसको एंटी बोला जाता है। यहां पे ऐसा बोला जाता है एंटी ग्रुप, इसको क्या बोला जाता है भैया, एंटी ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है, साइन ग्रुप। एक ही कंपाउंड में साइन एंटी की बात करें, यहां पे इसकी पोजीशन दी जाती है, ये एंटी ग्रुप बोला जाता है। OH की रिस्पेक्ट में, ये OH की रिस्पेक्ट में ये एंटी ग्रुप है और ये जो है साइन ग्रुप है। आपको मुझे बताना है ये जो कंसेप्ट है ये किसका स्टार्टिंग मटेरियल है, कौन सी नेम रिएक्शन है उसका स्टार्टिंग मटेरियल है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा ये कौन सी ऐसी नेम रिएक्शन है उसका जो ये है स्टार्टिंग मटेरियल है। ये हो गया सारा EZ, साइन एंटी, सिस ट्रांस, ये सब कंसेप्ट आ गए भैया। किसको हम आल्डोक्साइम कहते हैं, किसको हम कीटोक्साइम कहते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है भैया। सबसे पहले चलो
ये एजा कंपाउंड का साइन एंटी कैसे किया? एजा कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है हमें? यदि एजा कंपाउंड की बात की जाए, एजा कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ आपको लोन पेयर को ही देखना है। यदि दोनों लोन पेयर सेम साइड है तब उसको साइन देना है, यदि दोनों लोन पेयर ऑपोजिट साइड है तब इसको एंटी देना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर को ही देखना है। अब ऑक्जेम की बात करें, ऑक्जेम में आल्डोक्सेम भी होता है, कीटोक्सेम पे। आल्डोक्सेम को किसको कहते हैं भैया? आल्डोक्सेम जो भी कंपाउंड आल्डोक्सेम में जो भी कंपाउंड एल्डिहाइड में से बना है उसको आल्डोक्सेम किया जाता है, और जो भी कंपाउंड कीटोक्सेम में से बना है और कीटोन में से बना है उसको कीटोक्सेम किया जाता है। आल्डोक्सेम और कीटोक्सेम में कैसे नोमेनक्लेचर की जाती है? आल्डोक्सेम में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है? OH एंड H ही देखना है। यदि OH एंड H ऑपोजिट है तब इसको एंटी बोला जाता है, OH एंड H सेम साइड है तब इसको साइन बोला जाता है। और कीटोक्सेम में क्या किया जाता है भैया? कीटोक्सेम में हमें OH की रिस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन है, यहाँ पे OH और फिनाइल ऑपोजिट है इसलिए फिनाइल को एंटी ग्रुप बोला जाता है। यहाँ पे मिथाइल एंड OH सेम साइड है इसलिए मिथाइल को साइन ग्रुप बोला जाता है। ये यदि सारे 500 क्यों ना हो एग्जाम्पल, सब में कंसेप्ट एक ही रहेगा, किसको साइन बोलते हैं किसको एंटी बोलते हैं। मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल इसको दूंगा आपको सीट में, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करना है। आज जो हमने सब सारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है वो अच्छी तरह से पूरा का पूरा रिविजन कर लिएगा। ये EZ साइन एंटी सिस्टेंस के बाद फिर से हम RS नोमेनक्लेचर पढ़ गए, मगर RS नोमेनक्लेचर अब अलग आएगा, वो एलिन का आएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड का आएगा। वो जो हमने पहले पढ़ा था फिशर का, वेजडेज का, वो नहीं, वो तो सब हमने पढ़ लिया। अब जो आएगा RS नोमेनक्लेचर वो एलिन कंपाउंड है, उसके जैसे जैसे कंपाउंड है उसका RS आएगा। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं RS नोमेनक्लेचर में।